बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुकदमा किसी भी नवीयत का हो, उसको साबित शहादत ही के ज़रिए किया जाता है, क्योंकि किसी मुकदमा के शुरू होने से लेकर उसके अख्ताम होने तक जो सबसे अहम मरहला होता है वो शहादत का होता है। क्योंकि मुकदमा सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल, उसको साबित करने के लिए शहादत की ज़रूरत पड़ती है, और शहादत की बिना पर ही किसी मुकदमे का फाइनल फैसला हो सकता है। एक सिविल सूट में दावा वह कितना ही मजबूत तैयार किया जाए, दावे के अंदर कोई खामी भी ना हो, फिर भी शहादत की कमजोरी की बिना पर फैसला मुखालिफ हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह फौजदारी मुकदमे में कितना ही माहिर पुलिस ऑफिसर जो है उसने इन्वेस्टिगेशन की हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने केस के अंदर कोई लकूना ना छोड़ा हो, लेकिन शहादत मय्यार के मुताबिक नहीं है, तो मुकदमे का रिजल्ट उसके मुखालिफ होगा। सिविल और क्रिमिनल दोनों किस्म के मुकदमात में जो मदई फरीक है उसने अपना मुकदमा साबित करना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा मदई के ऊपर होता है। अब वो फैक्ट्स जो फरीके मुकदमा को साबित करना होते हैं उनके बारे में फरीके मुकदमा को शहादतें पेश करनी होती हैं। अगर शहादतें पेश ना की जाए तो फैक्ट्स और सरकमस्टांसिस ऑफ द केस ख्वाह कितने ही बज़ाहिर मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन मुकदमे का रिजल्ट 0/0 बराबर है 0, कोई फायदा नहीं। जो भी इल्जामात आयद किए जाए उनको इल्जाम लगाने वाला जो फरीक है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो शहादत पेश करके अपने इल्जामात को साबित करे। याद रखिएगा कि लॉ ऑफ एविडेंस का बेसिक फिलॉसफी और बुनियादी मंतक ये है कि फरीक मुकदमा ने किसी वाकयाती हकीकत को साबित करना है। जिस पार्टी पे बर्डन ऑफ प्रूफ है उसने एविडेंस के जरिए अपनी सच्चाई को साबित करना है। मसलन एक शख्स अदालत के अंदर एक दावा दायर करता है कि जायदाद मुतदविया का कब्जा उसके पास है, मगर मुद्दा अलैह अपने जवाब में इनकार कर देता है, तो ऐसा शख्स इस फैक्ट इशू के हवाले से यानी अपने कब्जा के बारे में कि वो जायदाद मुतदविया पर काबज है उसके बारे में तहरीरी और ज़बानी शहादत पेश करेगा और अपने कब्जे को अदालत में प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस मदई के ऊपर है। दीवानी और फौजदारी मुकदमात में अगरचे बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्तगीस और या मदई जो है, अगर फौजदारी मुकदमा है तो मुस्तगीस पे बर्डन ऑफ प्रूफ है, अगर दीवानी है तो जिसको हम मदई कहते हैं, प्लेंटिफ कहते हैं, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है। लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं जिनमें बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पार्टी सिविल सूट में या क्रिमिनल अगर केस है तो जो रिस्पोंडेंट है या इल्जाम अलैह है या अक्यूज पर्सन है उनके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जब मदई मुकदमा अपना मुकदमा काबिल एतबार और ठोस मजबूत शहादतों के जरिए साबित करे तो फिर मुल्ज़म या मुद्दा अलैह की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी तरदीद में अपनी शहादत पेश करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता और काबिल एतबार तरदीदी शहादत पेश नहीं करता, जो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट हुआ है उस बर्डन ऑफ प्रूफ के तहत उस पर एविडेंस पेश नहीं करता, तो देन उस मदई का या मुस्तगीस का जो मुकदमा है वो साबित हो जाता है।
ایک مقدمہ قتل میں ایک اکیوز پرسن جو ہے وہ سیلف ڈیفنس کی پلی لیتا ہے، چونکہ قتل جو ہے وہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اس لیے اب ملزم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس کی جو پلی ہے اس کو ثابت کرے۔ اگر ملزم ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، برڈن آف پروف شفٹ ہو گیا ملزم کی طرف، اب اس نے ثابت کرنا ہے، برڈن آف پروف اس پہ ہے، اس نے ثابت کرنا ہے کہ سیلف ڈیفنس میں اس نے قتل کیا ہے۔ اور اگر اکیوز پارٹی ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو کمپلیننٹ کی شہادت ہی ثبوت تصور ہوگی اور ملزم کنوکٹ ہو جائے گا۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے برڈن آف پروف استغاثہ پہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ برڈن آف پروف شفٹ ہو جاتا ہے ملزم کی طرف۔ جب اس نے پلی آف سیلف ڈیفنس لی ہے، دین برڈن آف پروف شفٹ ہو گیا، اب اس نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے اپنے سیلف ڈیفنس پہ قتل کیا ہے۔ اب یاد رکھیے گا ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ سیلف ڈیفنس اسی نے جو ڈیفینڈنٹ اکیوز پارٹی ہے اسی نے ثابت کرنا ہے، برڈن آف پروف شفٹ ہو گیا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ ڈیفنس کی کمزوری سے فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ مدعی پارٹی نے اپنا مقدمہ ثابت کر دیا، دین جو ڈیفنس کی کمزوریاں ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پہلے برڈن آف پروف جو ہے وہ مدعی کے اوپر ہے، اور اگر کوئی سرکمسٹانسز کوئی پلی ایسی لے لی جاتی ہے دین وہ برڈن آف پروف شفٹ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ملزم پھر بھی ثابت نہیں کر پاتا، برڈن آف پروف نہیں پروو کر سکتا، دین اس ڈیفنس کی جو کمزوری ہے اس سے فائدہ دین اٹھایا جائے گا، پہلے اپنا مقدمہ ثابت کرنا پڑے گا۔ آرٹیکل 121 قانون شہادت آرڈر 1984 ہمیں اس حوالے سے بڑی اچھی گائیڈ لائن دے دیتا ہے۔ اب ایک مقدمہ قتل میں ملزم یہ پلی لیتا ہے کہ وہ ذہنی بیمار ہے، پاگل ہے، اس کو قتل کی نوعیت سے لا علم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب برڈن آف پروف پہلے استغاثہ نے ثابت کرنا ہے بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ، اب پلی لے لی پاگل ہونے کی ملزم نے، اب برڈن آف پروف شفٹ ہو گیا ہے ملزم کی طرف۔ اب اس امر واقعہ کا ثبوت برڈن آف پروف ملزم پر ہے کہ وہ اسے ثابت کرے۔ اگر وہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی وہ پاگل ہے، اس کو قتل کرنے کے فعل سے مکمل لا علمی تھی، دین وہ کوئی فائدہ لے سکتا ہے، ادروائز جو استغاثہ نے ثابت کیا وہ درست ہے۔ اس کے بعد ایک مقدمہ قتل میں ملزم کہتا ہے کہ وہ فوری طور پر اشتعال میں آ گیا تھا۔ اب یہ جو اشتعال میں آنے کی پلی اس نے لی ہے، اس کا برڈن آف پروف شفٹ ہو گیا ہے ملزم کی طرف، اسے ثابت کرنا ہے کہ کس طرح سے وہ اشتعال میں آیا ہے اور فوری طور پر اس نے ایک ایسا ریئیکٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں جو مقتول تھا وہ قتل ہو گیا ہے۔ جب کوئی ملزم جیونائل ہونے کا، کم سن ہونے کا پلی لیتا ہے تو برڈن آف پروف اس کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ واقعہ ہی اس کی عمر جو ہے وہ چھوٹی ہے، 7 سال کا ہے فرض کریں، وہ کہتا ہے تو ثابت بھی ملزم ہی کرے گا کہ وہ 7 سال کا ہے۔ اگر کوئی ملزم مقدمہ قتل میں پلی آف ایلیبائی لیتا ہے کہ موقع واردات پر وہ موجود ہی نہیں تھا، تو اب برڈن آف پروف شفٹ ہو گیا ہے اس ملزم کی طرف کہ وہ ثابت کرے گا کہ وہ اس وقت کہاں تھا۔ آرٹیکل 122 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے۔
जो शख्स पिछले 7 साल से मिसिंग पर्सन है, उसके किसी करीबी अजीज ने उसको नहीं देखा, ना किसी रिश्तेदार से उसने सुना कि कोई उसके जिंदा होने का कोई सबूत हो। अब उस मिसिंग पर्सन को जिंदा साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के ऊपर होगा जो ये दावा करेगा कि फलां मिसिंग पर्सन वो जिंदा है। उसने साबित भी करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। सिविल मैटर्स में मालक और मजारा, शराकतदार और मालक, प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो ताल्लुक है, सिर्फ इसी बिना पर साबित होता है कि उनका अमल उस ताल्लुक से मुताबिकत रखता हो। और जो शख्स इस ताल्लुक को तस्लीम ना करे कि जनाब वो तो टीनेंट नहीं है, वो शराकतदार नहीं है, वो उसका मजारा नहीं है, मैं उस प्रिंसिपल का एजेंट नहीं हूं, तो जो शख्स इस ताल्लुक को तस्लीम ना करे, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट हो जाता है कि वो साबित करेगा कि वाकई कोई ऐसा ताल्लुक इन दोनों के दरमियान मौजूद ही नहीं था। और आर्टिकल 125 कानून शहादत आर्डर 1984 ये इस हवाले से हमारी रहनुमाई कर रहा है। अब जिस शख्स के कब्जे में कोई जायदाद हो और दूसरा शख्स उस दावा करे कि वो फलां शख्स उस जायदाद का मालिक नहीं है जिस पे उसने कब्जा किया है, तो इस फैक्ट का बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के ऊपर है जो काबज जायदाद की मलकियत का इनकारी है कि ये फलां बंदा जो है मालिक नहीं है लेकिन काबज है, कब्जा किया हुआ है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ किसके ऊपर होगा? जो ये दावा करेगा कि ये बंदा मालिक नहीं है। अब उसने साबित करना है कि उसकी मलकियत नहीं है। आर्टिकल 126 कानून शहादत आर्डर 1984 हमारी गाइडलाइन में दे रहा है। जब भी पार्टीज के दरमियान बाहमी एतमाद की बिना पर, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बिना पर कोई मामला तय पाता है, ऐसा लेन देन जो है बाद में उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, तनाज़ा शुरू हो जाता है, तो जो फरीक मुअस्सर एतमाद का हामिल था उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो ऐसे कंट्रोवर्सी को, ऐसी लड़ाई को, जो ऐसा इख्तलाफ है उसको साबित करेगा। आर्टिकल 127 कानून शहादत आर्डर 1984 इस हवाले से हमें गाइडलाइन दे रहा है। उसके बाद शादी से 6 माह बाद और निकाह के ख़त्म होने से 2 साल के अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो आज खुद जायज़ औलाद का सबूत हो। जबकि औरत ने दूसरा निकाह ना किया हो, अगर औलाद इनकार करे तो इस अमर का बारे सबूत उस पर है, खावंद औलाद से इनकारी हो जाए कि ये मेरी औलाद ही नहीं है, तो देन बर्डन ऑफ प्रूफ उस हस्बैंड के ऊपर है कि उसकी बीवी मशकूक करदार की हामिल है और इस अरसा के दौरान बतौर खावंद और बीवी के उनके आपस में ताल्लुकात ही नहीं रही हैं, तो वो साबित करेगा कि उसका कोई अज़वाजी ताल्लुक मौजूद नहीं था। बर्डन ऑफ प्रूफ उस खावंद की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आर्टिकल 128 कानून शहादत आर्डर 1984 हमें इस हवाले से कुछ गाइडलाइंस दे रहा है। तो दोस्तों, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा मुद्दई के ऊपर होता है, लेकिन बाद ऐसी सूरत हाल बन जाती है मुकदमे में जब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है अल्जाम अलैह या मुद्दा अलैह की तरफ। इस हवाले से थोड़ी सी गपशप थी, मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।